स्टूडेंट्स, वाले ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर हम सॉल्यूशन के नए टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हमने काम किया था वेपर प्रेशर, रोल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने पढ़ा और एजियोट्रोफिक मिक्सर के बारे में भी हमने पढ़ा। आज नया टॉपिक हमारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का हालचाल पूछ लिया जाए। हालचाल टनाटन है तो चलो अब केमिस्ट्री पढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नया टॉपिक, नए इंटरेस्ट के साथ टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हमें बात करनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब बेटा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, या हम ये कहें दोज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? क्या कहा मैंने? स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स सॉल्यूशन के की वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये प्रॉपर्टी न साइज पे डिपेंड करती है, न मास पे, न चार्ज पे। न साइज पे डिपेंड करेंगी, न मास पे डिपेंड करेंगी, न चार्ज पे डिपेंड करेंगी। तो इन पे डू नॉट डिपेंड और इस पे क्या करती हैं? डिपेंड्स। वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करें? सोल्यूट पार्टिकल्स पे, कि सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इज दैट क्लियर? इसको डिफाइन करना है तो सिंपल लैंग्वेज है बेटा, properties are called colligative property which depend upon number of moles of solute या number of particles of solute is called colligative property। हमारे सिलेबस में 4 तरह की colligative property हैं। फर्स्ट है वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकंड है बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन, थर्ड है फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि अपने सिलेबस में लगभग 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट है वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकंड है बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन, थर्ड है फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें इनको समझना है कि किस प्रकार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो डेफिनेशन तो हमने थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि जो प्रॉपर्टी सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। समझने के लिए हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमने डाल दिया पानी, और इस कंटेनर को ऊपर से हमने किसी प्लेट या किसी ग्लास प्लेट से इसको ढक दिया। हमने क्या देखा, कुछ देर के बाद हमने नोट किया कि इस ग्लास प्लेट के नीचे वाले सरफेस पे कुछ पानी की बूंदें चिपक जाएंगी, कुछ पानी की बूंदें चिपक जाएंगी। गर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें इस रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, उसके वेपर बनते हैं और वो हमें दिखाई भी देंगे कि उस पानी की जो प्लेट हमने ऊपर ढकी थी उसके नीचे वाले हिस्से पे कुछ पानी की बूंदें चिपकी हुई हमें नजर आएंगी। तो अब पानी की बूंदें यहाँ पे चिपकी हुई नजर आएंगी तो हम समझ रहे हैं कि पानी
वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पानी के वेपर बन रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में पानी के ढेर सारे वेपर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। कोई जरूरी नहीं है कि हमें दिखाई दे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती। पानी के वेपर बन रहे हैं जो दिखाई नहीं देते, बट यहाँ पे बहुत सारे वेपर हैं। अब बेटा वेपर्स जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो गैसियस फॉर्म में होंगे तो इनका प्रेशर भी होगा, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है कि कंटेनर में पानी है, कंटेनर में क्या है, पानी, पानी को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, कंटेनर को ऊपर से ढक दिया किसी प्लेट की हेल्प से। हमने देखा कि कुछ थोड़ी देर के बाद हमने नोट किया कि इस प्लेट के नीचे वाले हिस्से पे कुछ पानी की बूंदें चिपकी हुई हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पानी वेपोरेट हो रहा है। और जब पानी वेपोरेट होगा तो यहाँ पे वेपर बनेंगे, इस हिस्से में वेपर है पानी के बहुत सारे जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। अब ये जो वेपर है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, अगर ये गैसियस फॉर्म में होंगे तो इनका प्रेशर होगा, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब क्वेश्चन ये है कि लोअरिंग, लोअरिंग क्या है, लोअरिंग मीन्स कम करना, कम होना। तो वेपर प्रेशर, लोअरिंग का मतलब है कि वेपर प्रेशर कम कैसे हो रहा है, वेपर प्रेशर कम कैसे हो रहा है। बात समझ में आई कि वेपर प्रेशर कम कैसे हो रहा है, तो लोअरिंग का मीनिंग ये है। तो हमने क्या किया, इस वाटर के अंदर हमने कुछ पार्टिकल्स चीनी के डाल दिए, एड सम शुगर। जैसे ही हम शुगर डालेंगे, जैसे ही हम इसके अंदर शुगर डालेंगे, इसकी वेपर बनने की जो रेट है वो कम हो जाएगी। जैसे ही हमने इसमें शुगर ऐड किया तो इसका जो वेपर बनने का जो रेट है वो कम हो जाएगा, वेपर कम बनेंगे। बात समझ में आ रही है कि जैसे ही हमने इसमें शुगर डाल दिया तो इसके वेपर बनने कम हो जाएंगे, वेपर कम बनेंगे, तो उसके वेपर प्रेशर में भी कमी आएगी, तो उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। बात समझ में आ रही है ना, कि जैसे ही हमने इसमें चीनी डाल दिया तो चीनी डालने के बाद इसके अंदर जो वेपर बन रहे थे उसका जो रेट है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर पे भी इफेक्ट आएगा, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई। सेकंड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन, बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मीनिंग होता है बढ़ना, बढ़ना, इसका मीनिंग होता है कम होना। तो हमने इसमें चीनी मिला दिया, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। और हमने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान में हो, वेपर प्रेशर जब हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चीनी ऐड की, रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हुआ, वेपर प्रेशर भी कम हुआ। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग, मान लो चीनी ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 100.3 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 102.1 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। बात समझ में आई ना। क्या किया मैंने, एलिवेशन का मीनिंग बढ़ना, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस वाटर के अंदर मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया। जैसे ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, इसका प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। चीनी ऐड करने के बाद यही बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100.2 डिग्री सेल्सियस या 100.3 डिग्री सेल्सियस, 102.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब प्रश्न ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कितना है, तो 100.2 डिग्री बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन नहीं है, 100.2 डिग्री बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन नहीं, 100 तो है ही, इससे आगे जितना है वो बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन है। मान लो 100.2 डिग्री है तो 0.2 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन है, बॉइलिंग एलिवेशन। बात समझ में आई क्या, कितना बड़ा, 100 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 100 तो प्योर वाटर का है ही,
100.2 मीन्स ये 0.2 जो है ये बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन है। ये क्या है? बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन। अगर 100.3 है तो 0.3 जो है वो बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन है। तो ध्यान रखना है कि कितना बड़ा इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो जितना बड़ा वो बॉइलिंग ऑफ एलिवेशन है। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन। फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो प्योर वाटर को फ्रीज में रख दें तो वो फ्रीज होने के बाद बर्फ में बदल जाएगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो डिप्रेशन का मतलब कम होना। जैसे ही हमने इसमें शुगर ऐड किया तो जो पानी है जो बर्फ में बदल रहा था वो -1 डिग्री सेल्सियस पे या -2 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही हमने इस पानी में चीनी ऐड किया तो चीनी पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, या ये कह सकते हैं 273 केल्विन। अगर केल्विन में बताना चाहें तो 273 केल्विन। जैसे ही हमने इसमें चीनी ऐड किया तो ये फ्रीज हो जाएगा 270 पे, 271 पे, 272 पे। मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, -1 डिग्री पे, -2 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसका मीनिंग क्या है? उसको बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन। अब ये 3 वाली प्रॉपर्टी तो हमने अच्छे से पढ़ी, सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अगर हम अमाउंट जैसे जैसे देखो, अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर जितनी ज्यादा हम चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा चीनी ऐड करेंगे उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा चीनी ऐड करेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? चीनी पे। किस पे बात कर रहा है? चीनी पे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है तो इसकी बात कर लें क्या, या बाद में करें? अभी कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है, जो मान लो ये लिक्विड वाटर था, इसमें हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर एक प्रेशर होता है और वो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्रेशर आ जाता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो प्रेशर आता है वो कौन सा प्रेशर है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पे भी हम बात करेंगे। अब प्रश्न ये है कि चीनी क्या है? प्रश्न क्या क्या है कि ये जो शुगर है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बात समझ में आई कि चीनी क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। चीनी क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ये नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या है? बेटा हमने 2 चीजें पढ़ी थी, कुछ लेक्चर्स में हमने वोलेटाइल वर्ड को पढ़ा बार बार। अब हम नॉन वोलेटाइल बोले जा रहे हैं। तो वोलेटाइल मीन्स होता है मटेरियल चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग। हीट करने पर जो मटेरियल वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो वोलेटाइल होता है। मटेरियल डू नॉट चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग, वेपर में चेंज ना हो हीट करने पे वो नॉन वोलेटाइल होता है। बात समझ में आ रही है? हीट करने पर जिसके वेपर बन जाए वो वोलेटाइल, और हीट करने पर जिसके वेपर ना बने वो नॉन वोलेटाइल। तो शुगर क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो नॉन वोलेटाइल का मीनिंग भी आपके समझ में आ गया। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार है, वो एक बार तो हमने डेफिनेशन के बेस पे पढ़ लिया कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल से भी हम इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है? अभी मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर 1 मोलर ग्लूकोज aqueous सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है कि हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में कितना ग्लूकोज लिया? 1 मोलर। दूसरा कंटेनर लिया, इसके अंदर भी हमने 1 मोलर यूरिया aqueous सॉल्यूशन।
एक कंटेनर में ग्लूकोज का aqueous सॉल्यूशन लिया 1 मोलर मीन्स 1 लीटर में ग्लूकोज का 1 मोल, यहाँ पे 1 लीटर में यूरिया का 1 मोल डिजोल्व कर रखा है, तो ये 1 मोलर तो इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻³ मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल का मीनिंग तो यही होता है। इसको हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻³ मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। बात समझ में आ रही है? इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर aqueous सॉल्यूशन में ग्लूकोज के कितने पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। इसी प्रकार यूरिया के अंदर भी इतने प्रेजेंट हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अब जब पानी के अंदर ग्लूकोज को ऐड किया या पानी के अंदर यूरिया को ऐड किया तो इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो तुम ध्यान से देखो कि इसके अंदर भी सोल्यूट के पार्टिकल यही है, इसके अंदर भी सोल्यूट के पार्टिकल यही है। बात समझ में आ रही है कि जितने सोल्यूट के पार्टिकल इस वाले सॉल्यूशन में है उतने सोल्यूट के पार्टिकल इस वाले सॉल्यूशन में है, तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। क्यों सेम है? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के इस सॉल्यूशन में है उतने नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के इस सॉल्यूशन में है, तो इस वजह से इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब मान लो हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, इसके अंदर 1 मोल NaCl aqueous सॉल्यूशन है। 1 मोल NaCl aqueous सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे कि इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे इनके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं तो इसमें भी इतने पार्टिकल्स होंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे क्या है? चार्ज है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव के भी इतने पार्टिकल्स हैं और इतने ही पार्टिकल किसके प्रेजेंट हैं? Cl नेगेटिव के। तो डबल हो गए ना, Na पॉजिटिव के भी और Cl के भी। 2 आयन से तो दोनों के इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इनके कंपैरिजन में डबल होगा। इनके कंपैरिजन में डबल होगा क्योंकि यहाँ पे चार्जर ये नॉन चार्ज पार्टिकल थे। ये क्या थे? नॉन चार्ज। इनके आयन नहीं बनेंगे, इसके आयन बन रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो डबल हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर वो इनसे डबल हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? डबल होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? डबल। इन दोनों का सेम होगा और इन दोनों के कंपैरिजन में NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर इनसे डबल होगा। क्यों होगा डबल? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि दोज प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो समझ में आ गया कि कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बात की कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में कौन कौन सी हैं और ये किस प्रकार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब 1 बाय 1 अगले लेक्चर में हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास को ध्यान से सुनने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं ताकि आपकी उस समस्या का समाधान किया जाए और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू परफेक्ट तरीके से चलती रहे। फिर से एक बार आपको धन्यवाद बोल देते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में और वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टेप टू स्टेप 1 बाय 1